यस। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे बताइए। यस यस यस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, अदिति, हशीमा, अभी, अभिनव, शिवम, अभिषेक, तरुण, मिताली, पुलकित, राणा। क्या बात है, राणा साहब भी आए हमारे। सुमित एंड खुशी, भव्य अग्रवाल, आदित्य, गुड मॉर्निंग, सिद्धिका, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। So hello everyone, I am Monish Vora. I am a chartered accountant, a commerce graduate and I've also cleared CFA level 1। और मैं आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों, सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ पेपर नंबर 4, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। राइट। मैंने फाइनेंस के फील्ड में, ऑडिट के फील्ड में, टैक्सेशन के फील्ड में काफी काम किया हुआ है। साथ ही साथ मैं 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में भी मेरिट स्टूडेंट रहा हूं। एंड मैंने जो है दोस्तों नेशनल लेवल पे रोलर हॉकी भी खेला हुआ है। राइट, तो स्केट्स पहन के हॉकी खेलना पड़ता है, तो हम वो नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। राइट, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी इतना हमारा इंट्रो काफी आप लोगों के लिए। और मैं आपके लिए लेके आ गया दोस्तों हमारा शॉर्ट सक्सेस बैच फॉर जनवरी 2021 एग्जाम्स। ये जो बैच है हमारे पूरी बाहुबली टीम ने लॉन्च किए हमारे जनवरी 21 वाले बच्चों के लिए। तो ये सारी की सारी चीज, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए रहने वाले हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके में हमारे अखिलेश डागर सर और मैं आपको साथ में पढ़ाएंगे। राइट, आपको साथ में पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल है हमारा अन अकेडमी सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, जरूर इसे भी ज्वाइन करें, जरूर इसे भी ज्वाइन करें। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस, तो आयुष, देन अभिनव, तरुण, समर, निमिषा, प्रियंका, ओ माय गॉड, राणा, विशाल, आशीष, रमेश, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है। राइट, ये हमारा दोस्तों शेड्यूल रहने वाला है। ये हमारा दोस्तों क्या रहने वाला है, शेड्यूल रहने वाला है हम, मेरा और अखिलेश सर का। मेरा और अखिलेश सर का, तो हम साथ में पढ़ाएंगे। कुछ चैप्टर्स हमारे प्यारे अखिलेश सर पढ़ाएंगे और कुछ चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ चैप्टर्स। राइट, तो जैसे बीसी के चैप्टर 1 कल हमारे सर ने स्टार्ट कर दिया था, और आज से मैं दोस्तों क्या स्टार्ट कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे ही कल फिर हमारे अक्की सर क्या करेंगे बताओ, वो बीसी के चैप्टर 1 का पार्ट 2 आपको पढ़ाएंगे। फिर परसों आके मैं आपको इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। ये हमारा पूरा ऐसा शेड्यूल दिया हुआ है। ये शेड्यूल भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा देंगे। एकदम बढ़िया हूं दोस्त, एकदम बढ़िया हूं। यस देवांश जी, यस, इट इज अ रिविजन क्लास। करण, फर्ज, अभिषेक, अनूप, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सचिन, मुकुल, आरती, देवांश, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये आपका लेक्चर 1 रहने वाला है इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 यूनिट 1 का। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि आपको हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। वहां पे आपको फ्री लेक्चर्स देखने के लिए भी आपको आजकल इनवाइट कोड पूछा जाता है। तो एम वी सर, राइट, मेरा नाम क्या है, मोनीश वोरा। तो एम वी सर आपको कूपन कोड यूज करना है। राइट, तो इससे क्या होगा मुझे बताओ कि आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप पहले इंस्टॉल करना है। वहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना है, सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, एंड वहां पे आपको फिर अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन का आपको ऑप्शन दिखता है। अगर आप फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में अन अकेडमी के पास पढ़ना चाहते हैं, हमारे बाहुबली टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। यहां पे आपको दोस्तों क्या मिल रहा है, फाउंडेशन के 4, इंटरमीडिएट के 8, टोटल 12 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल रही हैं। और यहां पे हम सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉलो करते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारे टीचर्स, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के, आप सारे टीचर्स का प्लस कोर्स देख पाएंगे। और अगर आपको इसमें चाहिए दोस्तों 10% का ऑफ, तो आप मेरा कूपन कोड MV सर यूज कर सकते हैं। तो देखिए सारे अमाउंट 10% से सारे अमाउंट कम हो जाएंगे। सबसे बेस्ट डील होती है 12 मंथ्स और 24 मंथ्स वाली, क्योंकि 18,900 में आपको दोस्तों 12 सब्जेक्ट पूरे इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि आपको फाउंडेशन और इंटर की क्लासेस इतने कम दाम में कहीं नहीं मिल सकती। यस, हाँ अभिनव जी, हम क्विज भी रखेंगे, जरूर रखेंगे क्विज।
देवांश जी सब मई के लिए बैच कब से स्टार्ट होगा? देवांश कश्यप जी हमारे अन अकेडमी सीए फाउंडेशन प्रो पे ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुकी है हमारे मई के लिए, राइट। एंड नमस्ते नमस्ते एस एम लिरिक्स, यस ओके। साहिल मोरे जी है, क्या बात है, क्या है, यस। चलिए 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 चलिए, सो आइए। अब ना मुझे बच्चे पूछते सर क्या सिर्फ फाउंडेशन जबरदस्त है क्या, इंटर का क्या सर? अरे अरे जबरदस्त फैकल्टीज है यार इंटर की भी। ये आपके स्क्रीन में आपको दिख रही होंगी, इन्होंने योद्धा बैच स्टार्ट किया है सीए इंटर के हमारे सारे टॉप मोस्ट फैकल्टीज ने। इसको भी अगर आपको सब्सक्राइब करना है, जिसने भी दिसंबर का एग्जाम दिया हो उसको लग रहा है यार घर पे सर क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, यार हमारा वार्म अप बैच ज्वाइन कर लो। अरे अंशुल अग्रवाल सर और उनकी पूरी टीम वार्म अप बैच भी पढ़ा रही है वहां पे, है ना, सीए इंटर में, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही हमारा ट्रायम्फ बैच भी चल रहा है, वो भी हमारा सीए इंटर के लिए है एंड फाउंडेशन के लिए भी काफी बैचेस है। तो एमवीक सर कूपन कोड यूज करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है और मजे ही मजे करने हैं। बात सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज बताइए। भव्य अग्रवाल जी बोले सर आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी? भव्य अग्रवाल जी हमारे रिवीजन स्ट्रेटेजी ही ये है, देखिए दोस्त मेरे हमदर्द, ये देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक बार देखिए इधर प्लीज। हम ना आपको ये आज शाम को या मैक्स टू मैक्स कल तक ये डिटेल्ड आपका स्ट्रेटेजी शेड्यूल जो है हमारा वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि कौन से चैप्टर्स अक्की सर पढ़ाएंगे, कौन से चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, राइट, इसका और कितने बच्चे आएंगे, सब चीजें आपको हम डिटेल में दे देंगे। कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एकदम बढ़िया। आयुष आप कैसे हैं? यस अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब करेंगे यार, सब करेंगे आपके लिए, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। एक बार आप हमारे नोट्स देख लो, आपका दिल खुश हो जाने वाला है। एंड दोस्तों ये कुछ अन अकेडमी प्लस के बेनिफिट्स है, जरूर अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन करें, अपने पेरेंट्स को इनके बेनिफिट्स बताएं अन अकेडमी प्लस कोर्स के, तो आपको जरूर वो ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे देंगे। और दोस्तों हम भी थोड़ा बहुत जो है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे थोड़ा बहुत हमारे भी फॉलोअर्स हैं, राइट, तो आप भी थोड़ा फॉलो कर ले हमको अन अकेडमी ऐप पे। मुझे फॉलो करने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एमसीक्यू क्लासेस काफी कंडक्ट करवाएंगे हम अन अकेडमी ऐप पे, मजा आ जाएगा उसमें भी, तो जरूर आइए, राइट। मुझे बताइए क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, क्या हम जनवरी 21 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, प्लीज बताइए, आर यू ऑल रेडी? प्लीज बताए, प्लीज बताइए जल्दी से। बस सर आपके छत्र छाया में, अरे 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 आयुष जी यार कैसी बातें कर दी आपने, क्या बात है, क्या बात है सर, आप इतना पढ़ा दो कि कुछ और पढ़ना ना पड़े। अरे किटकैट मेरे दोस्त, आप एक बार देखो तो सही लेक्चर, आपको मजा आ जाएगा, अंदर से फील आएगा। क्या आएगा बताओ? अंदर से फील आएगा कि सर क्या परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है सर लेक्चर देख के, ऐसा आपको करवाएंगे, है ना। चलिए सबसे पहली बात दोस्तों देखिए, बात समझे फिर से, ये क्या है, ये रिवीजन क्लास है, ये रिवीजन क्लास है। ऑब्वियसली मैं देखे सारे कंटेंट को ऐसा लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे तो भैया फिर हमको अगले साल का जनवरी वाला अटेम्प्ट देना पड़ेगा, है ना। तो हमको रिवीजन क्लास है, पर रिवीजन क्लास में भी आपको चीजें समझ में आएंगी, उतना आप विश्वास रखें, सब चीजें हम करेंगे, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहली बात आती है कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इसके लिए ना मैं जनरली रेगुलर क्लास में पूरी स्टोरी बताता हूं, लेकिन अभी कुछ स्टोरीज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी हमको जो कॉन्सेप्ट पता है वो जल्दी जल्दी करेंगे। जल्दी बताइए हमारे इकोनॉमिक्स में हमारे वॉन्ट्स कैसे होते हैं, कोई बता सकता है मुझे कि हमारे वॉन्ट्स कैसे होते हैं? जल्दी बताइए, है ना, ह्यूमन बीइंग के वॉन्ट्स कैसे होते हैं, प्लीज बताए। ह्यूमन बीइंग के वॉन्ट्स होते हैं दोस्तों अनलिमिटेड। क्या याद आ रही है आपको बातें? हमारे ह्यूमन बीइंग के वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, और उनको पूरा करने के लिए जो हमको रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? वो होते हैं दोस्तों रिलेटिवली स्केर्स, रिलेटिवली लिमिटेड। सर ये रिलेटिवली शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे रिसोर्सेस ना हमारे वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं, इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और कैसे मैं इन लिमिटेड रिसोर्सेस को मेरे अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करता हूं, उस प्रोसेस की पढ़ाई को मैं बोलता हूं दोस्तों क्या? हमारा इकोनॉमिक्स। क्या बात समझ में आ रही है क्या? इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज
It is the study of the process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings of society. जो मैंने हिंदी में बोला वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, पर ये है दोस्तों बेसिक डेफिनेशन कि कैसे हम रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस को हमारे अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करेंगे। उस प्रोसेस की पढ़ाई को मैं बोलता हूं इकोनॉमिक्स। मैंने आपको क्या बोला, जल्दी बताइए अभी क्या बोला कि हमारे वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, और हमारे मीन्स मतलब क्या हमारे होते हैं, मीन्स मतलब क्या, रिसोर्सेस, मीन्स मतलब क्या, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कैसे होते हैं, रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। इन दो चीजों को दोस्तों मैं बोलता हूं द टू फंडामेंटल फैक्ट्स दैट फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दो जो चीजें हैं ये इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडे हैं जिसके ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बना हुआ है। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज बताइए। अब देखिए क्या होता है, देखो मेरे वांट्स तो अनलिमिटेड है, अरे मेरे वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, पर मेरे रिसोर्सेस कैसे होते हैं बताओ, वो होते हैं लिमिटेड। मतलब सर क्या मैं मेरे सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा क्या कभी भी, क्या मैं मेरे सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा क्या कभी भी, नहीं। मुझे ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि मैं ना कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, क्योंकि सारे वांट्स कैसे सेटिस्फाई करूं, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, इसलिए मैं कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई करूंगा और बाकी वांट्स को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अरे बलिदान दे देना पड़ेगा मुझे कुछ वांट्स का, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना मेरे दोस्त। और हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं इस चीज के लिए एक इसमें टर्म दिया गया है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोई मुझे बताएगा, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, कि हमारे रिसोर्सेज हमारे वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। क्या मुझे आपको इतनी बात समझ में आई है, मुझे बताइए। अगर समझा है तो आप नीचे लिखेंगे कि सर मने समझी गयू कि मुझे समझ में आ गया सर। मैं ना दोस्तों गुजराती हूं यार, गुज्जू हूं मैं, गुज्जू है ना, मैं गुज्जू हूं दोस्त, और गुजराती में बोलते हैं ऐसा। तो आप भी लिखेंगे कि समझी गयू या नहीं, प्लीज बताइए जल्दी से। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, समझी गयू, जल्दी लिखिए। हाँ क्या बात है यार, जबरदस्त हो यार, आप लोग जबरदस्त हो, राइट। चलिए अब देखिए, बात सुनिए मेरी बात, देखिए तो क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट, हमको सारे वांट सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे कंपैरिजन में, इसीलिए वी आर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। मैं फोर्स हो जाता हूं कि मेरे वांट्स में से कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, आई एम फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस and therefore we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied, जिसको मैं बोलता हूं कि हमको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ wants का बलिदान देना पड़ता है। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है ना, ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है, ये प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी हर घर में, हर इंडिविजुअल को, हर घर में, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, हर जगह होती है ये प्रॉब्लम यार, हर जगह में। हमारे घर में भी यार, हमारे घर में भी मम्मी पापा बजट बना के चलते हैं यार कि अगले महीने कितना खर्चा करना है। हमारा कंट्री भी बजट बना के चलता है यार कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, कहां सब चीजें कहां पूरी करेंगे, बजट बना के चलो भैया कि कितना कितना खर्चा होगा। हर सोसाइटी में, हर घर में, हर इंडिविजुअल को प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी होता है। और इसीलिए तो मैं बोलता हूं यार, ये तो हर घर की कहानी है, कहानी घर की, कहानी घर की, कि हमारे हर घर में कैसे ये स्कैरसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वही तो यार इकोनॉमिक्स होता है। और इसीलिए इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ओइकोनोमिया शब्द से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या आपको फील आ रहा है, मुझे बताइए। आर यू एबल टू फील द कॉन्सेप्ट, प्लीज बताइए जल्दी से। आर यू एबल टू फील द कॉन्सेप्ट, प्लीज बताएं। हाँ अरे हमारे नेहा जी बोल रहे सर रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा है। अरे मेरे दोस्त मैं क्या बोल रहा हूं,
मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एक बार ना आपके YouTube पे आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें ना ऊपर 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट होते हैं, वो डॉट को ऐसा क्लिक करना, उसमें क्वालिटी आप खुद सुधार सकते हैं। क्वालिटी को आप 480 पिक्सल या 380 पिक्सल करें तो आपको सब दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मुझे बताएं। यस, क्या मजा आया कि नहीं आया मुझे बताना है। क्या मजा आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए मुझे, क्या मजा आया या नहीं। कहानी घर घर की, तो अब याद रखना है कि इकोनॉमिक्स होता है कहानी घर घर की, कि हाउस होल्ड्स कैसे मैनेज करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस को, उस चीज को ही तो मैं बोलता हूं इकोनोमिया, और उसी से हमारा शब्द आया है इकोनॉमिक्स, उसी से हमारा शब्द आया है इकोनॉमिक्स। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। पर देखो इकोनॉमिक्स तो हमने समझ गया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि हम कैसे हमारे स्केर्स रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करेंगे। लेकिन हावेवर, लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन जो है दोस्तों इसमें ना दो चीजें अभी भी हमने डिस्कस नहीं की इस डेफिनेशन में। मैं आपको बोल रहा हूं डिटेल में इतना डेफिनेशन जो बता रहा हूं वो और कहीं नहीं मिलेगा भैया, हमारे बाहुबली टीम में ही मिलेगा आपको। आइए दोस्तों, आइए देखिए जल्दी से, यहां पे देखिए डिस्पाइट बीइंग करेक्ट। अरे देखो वो डेफिनेशन करेक्ट तो है, लेकिन ना वो डेफिनेशन को पढ़ के हमारे माइंड में एक ऐसा पिक्चर बनता है कि हमारे रिसोर्सेस ना फिक्स्ड है। मुझे बताओ, मेरे वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस क्या फिक्स्ड है क्या? अरे रिसोर्सेस भी तो बढ़ सकते हैं ना, फ्यूचर में बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, मुझे बताओ। अरे मुझे बताओ, आज आज जैसे आज फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में उनकी उनकी मंथली इनकम होगी 50,000 रुपए, तो क्या जीवन भर 50,000 ही रहेंगी क्या वो बढ़ नहीं सकती? मुझे बताओ जल्दी से। अच्छा मुझे बताइए जल्दी से, मुझे बताइए, अगर हम जो है लेबर को भी बोलते हैं रिसोर्सेस, क्योंकि हम लेबर को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। क्या आपको लगता है क्या आज जितने लेबर हैं हमारे पूरे कंट्री में उतने ही लेबर रहने वाले क्या फ्यूचर में भी? बताइए, क्या उतने ही लेबर रहेंगे फ्यूचर में भी? प्लीज बताइए। सर बढ़ सकती है सर, सर बढ़ सकती है। वही तो बोल रहा हूं यार, वही तो बोल रहा हूं, देखो वही तो बोल रहा हूं कि हमको इकोनॉमिक्स में उन प्रोसेसेस की भी पढ़ाई करनी पड़ती है जिसके वजह से हमारे रिसोर्सेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होता है? उत्पादन करने की क्षमता। ओह सर क्या जबरदस्त, उत्पादन करने की क्षमता होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, है ना। जैसे कि मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बताओ, हम जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे ना सर सीए फाउंडेशन के लिए, हम ना सर 10 घंटे, अगर 10 घंटे ज्यादा बोल दिया, अगर हम 3 घंटे पढ़ते थे ना सर, हम 3 घंटे में बस 10-15 पेज पढ़ सकते थे। लेकिन सर जब एग्जाम टाइम आता है ना, पता नहीं सर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हम ना 3 घंटे में आराम से 30-40 पेजेस तो आराम से पढ़ लेते हैं। क्या आपको फील आ रहा है? इसको बोलते हैं कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ चुकी है। पहले आप सेम समय में कम काम कर पा रहे थे, लेकिन अब आप सेम समय में ज्यादा काम कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ना। क्या मजा आ रहा है? मुझे बताइए जल्दी से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जल्दी बताइए। समझ में आ रही क्या बात है? यस। तो देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अरे दिन ब दिन इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ते बढ़ते जा रही है यार। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लेबर फोर्स भी तो बढ़ेगा, जो लेबर्स को हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं? 130 करोड़ देशवासियों, भाइयों बहनों, मेरे 130 करोड़ देशवासियों। अरे वो क्या है? 130 करोड़ क्या है? हमारी टोटल पॉपुलेशन है। तो हमारा पॉपुलेशन भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लेबर फोर्स भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखें, हम जो है आजकल न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मेटेरियल्स यूज कर सकते हैं। हम प्रोडक्शन करने के लिए जो बेसिक मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। वो भी अब हम नए नए जगहों से ला सकते हैं। अब मुझे बताओ, अरे आजकल कितना एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, आजकल के जो नए और बेहतर तरीके के जो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स होते हैं उससे हम ज्यादा और बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं और बेहतर क्वालिटी की चीजें कर सकते हैं। बताइए जल्दी से क्या बोलना चाह रहा हूं, जल्दी बताइए जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली हैज द क्वांटिटी of available productive resources has increased, their quality has also improved। मतलब क्वांटिटी तो बड़ी है, क्वालिटी भी सुधर रही है दिन ब दिन, है ना, रिसोर्सेस की। साथ ही साथ
हम जो है, हम जब लोगों को बेहतर एजुकेशन देते हैं, उनको जब बेहतर स्किल्स देते हैं, उससे भी उनकी स्किल्स और इंप्रूव होती है, जिससे वो और प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जिससे हमारे रिसोर्सेज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एंड मुझे बताओ, क्या क्या हमेशा जैसे भी हमारे कंट्री में जब ग्रोथ होता है, तो क्या एकदम ऐसा मक्खन की तरह ग्रोथ होगा? क्या हमेशा ऐसा मक्खन की तरह ग्रोथ होगा कि प्रॉब्लम्स आ सकती है? बिल्कुल प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं यार, एक्सपांशन फेज भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज भी तो होता है। तो जैसे कि कोरोना वायरस ने इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया है अभी, और कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ चुकी पूरी इंडियन इकोनॉमी, और रिसेशन में भी आ चुकी है अब तो हमको ये फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारा जो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेस का, वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है ना। तो कौन से फैक्टर्स के वजह से आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कम ज्यादा होता है, उसके बारे में भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इसीलिए इकोनॉमिक्स का फुल डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है कि कैसे हम हमारे स्केर्स रिसोर्सेस को हमारे वांट्स में एलोकेट करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है, इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। एंड तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों, इट ऑल्सो डील्स विद द फैक्टर्स विच हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए, क्या आपको समझी गयू? प्लीज मुझे बताइए। अब मुझे बच्चे नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपको नोट्स बता दूं मेरे एक बार। ये लीजिए मेरे दोस्त, ये लीजिए हमारे नोट्स, एक बार देख लीजिए। हमने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, सिर्फ चैप्टर 1 नहीं, हमने चैप्टर नंबर सारे चैप्टर्स का बनाया हुआ है। और आपको देखो, कल ना हम इन चार्ट्स को यूज करके रिवीजन, परसों करेंगे, हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को इन चार्ट्स को यूज करके करेंगे रिवीजन। तो मैंने देखो सिंगल चार्ट बनाया है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक चार्ट, फिर समझ लीजिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का अलग चार्ट, फिर हमने मिक्स इकोनॉमी का अलग चार्ट। बहुत भैया मेहनत करके दिमाग लगा के सब चीजें बनाई है, डिमांड के है, सारे नोट्स है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। यस गाइस, प्लीज बताइए मुझे, प्लीज बताइए क्या मजा आ रहा है। देखो कुछ जगहों पे मैंने खुद से हाथ से बनाए हुए हैं, देखो ये डायग्राम्स हाथ से बनाए हुए हैं, है ना। तो ऐसा भी किया हुआ है। यस, अरे सतीश जी, आप क्या 70 की बात कर रहे हैं? अरे 90 प्लस ला सकते हो यार, आप 90 प्लस ला सकते हो। यस सर के नोट्स भी सर की तरह कलरफुल है। ओहो ओहो, क्या बात है यार, धन्यवाद मेरे दोस्त, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रिवीजन पूरा तो करवा रहे हैं, हम पूरा करवा रहे हैं, है ना, पूरा करवा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आते हैं दोस्तों, मेरी बात सुनना, थोड़ा अपना दिल खोल लीजिए और दिमाग भी खोल लीजिए और कान भी खोल लीजिए, जल्दी से सुनिए मेरी बात, है ना। देखिए आपके बुक में दिसंबर 20 के बुक में आपको ना जितना मैंने बताया ना उतना ही इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, लेकिन ये जितना पार्ट है कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, ये आपके बुक में लिखा नहीं है, लेकिन ये आपके सीपीटी के बुक में था। जल्दी बताइए, आपको पता है सीपीटी क्या था? बताओ, क्या आपको पता है कि सीपीटी क्या था? सीए फाउंडेशन के पहले हमारा सीपीटी हुआ करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उस सीपीटी की बुक में ये चीजें लिखी हुई थी कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो अब आपके दिसंबर 20 के बुक में, आपके जनवरी 20 के लिए जो बुक थी उसमें तो लिखा ही नहीं है, जबकि मई 21 की जो नई एडिशन आई है उसमें भी नहीं लिखा है। लेकिन इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, आपको मॉक टेस्ट पेपर पे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको मॉक टेस्ट पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने बोला यार बच्चों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए हमको ना कुछ समरी बना के दे देना चाहिए कि आपकी बुक में नहीं है ना, जाने दो, मैं देता हूं ना आपको लिख के कि कौन किसने क्या बोला था। आप क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेना, समझा बात क्या बोल रहा हूं। तो फिर से बोल रहा हूं, आपके मॉक टेस्ट पेपर पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं,
अब और एक चीज बता दूं, आपका जो दोस्तों May 21 की जो बुक है उसमें भी इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन आप अगर एंड में जाके देखेंगे तो जो एंड के जो एमसीक्यूज होते हैं, बुक के एंड में जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें उन्होंने इसके एमसीक्यूज पूछ लिए हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। यस, तो देखिए इधर देखिए जल्दी से, हमारा सबसे पहला इकोनॉमिस्ट है और उसकी वाणी क्या है, उनकी वाणी क्या है वो भी मैंने लिखा है। क्या बात है यार, ऐसे ही मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो ना प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो सिर्फ चैप्टर 1 का है, ऐसे ही मैंने हर चैप्टर का इकोनॉमिक्स में भी और बीसीके में भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या बोला था उसका समरी बनाया हुआ है, उसका भी समरी बनाया हुआ है। आपको नोट से दोस्तों प्यार हो जाने वाला है। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है यार, ज्वाइन कर लो, पट से ज्वाइन कर लो। और क्या, सुनिए मेरी बात, एडम स्मिथ क्या है बताओ, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। इन्होंने बुक लिखी थी द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, और इन्होंने हमारा वेल्थ डेफिनेशन दिया था। अगर आपको क्वेश्चन आता है वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया, तो आप बोलोगे एडम स्मिथ। लेकिन जेबी से करके थे जिन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। तो वापस से, अगर आपको ऐसा एमसीक्यू आया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ, ये किसने बोला था? ये बोला था जेबी से ने। पर अगर आपको ऐसा एमसीक्यू आया कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था, तो आप बोलेंगे एडम स्मिथ। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? उसके बाद हमारे एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने वेलफेयर डेफिनेशन दिया था, किसका? इकोनॉमिक्स का। किसका? इकोनॉमिक्स का है ना, इकोनॉमिक्स का। ये भी किसका? वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दिया था। हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इतना याद रखें, आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। नेक्स्ट हमारे एसी पिगऊ जो है, पिगऊ, हम पिगऊ के बारे में चैप्टर 5 में भी पढ़ते हैं, चैप्टर 4 में भी पढ़ते हैं पिगऊ के बारे में। इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स में द मेजरिंग रॉड ऑफ ऑल द थिंग्स इज मनी। तो अगर इस मनी की बात आई है ना इकोनॉमिक्स से कि मेजरिंग रॉड इज मनी, तो आप क्या बोलेंगे? एसी पिगऊ। फिर आते हैं हमारे कौन? लियोनेल रॉबिन्स, सबसे इंपॉर्टेंट। इन्होंने हमारा स्कैर्सिटी डेफिनेशन दिया था, जो अभी हमने पढ़ा ना, वो स्कैर्सिटी डेफिनेशन था कि हम कैसे स्कैर्स रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करते हैं, वो स्कैर्सिटी डेफिनेशन था। किसने दिया था? लियोनेल रॉबिन्स ने। इन्होंने ही बोला था कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। प्लीज याद रखें, एमसीक्यू आता है, मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज मेरे दोस्त याद रखें बात। और इन्होंने भी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉल सैमुअलसन ने हमारा ग्रोथ डेफिनेशन दिया था, पॉल सैमुअलसन ने ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देन हेनरी स्मिथ ने ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया था, ऐसा डेफिनेशन दिया जिसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड थे। और सबसे फनी देखो क्या है, सबसे फनी देखो क्या है, हमारे जेकब वाइनर, इनको पूछा गया कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो देखो क्या बोलते हैं वो, देखो इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू, है ना। बोले देखो अकाउंटिंग क्या होता, अरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता वो अकाउंटिंग होता है ना। सर डांसिंग क्या होता है, जो डांसर करता है वो डांसिंग होता है ना। ऐसा टाइम पास वाला दिया इन्होंने। देखो जेकब वाइनर क्या दिया, देखो इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। तो बोले काय को दिमाग लगाने का फालतू, है ना, काय को दिमाग लगाने का, ऐसा दे दो डेफिनेशन। समझा क्या बोल रहा हूं, है ना। तो ऐसा हो गया इसमें, ठीक है। आगे देखो, और हमारा आखिरी में आता है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बताया था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा भी हो सकता है कुछ, वो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? प्लीज मुझे बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू आता है मेरे दोस्त, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा दूंगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अब सुनना मेरी बात। मेरी ना एक छोटी सी कंपनी है ना। अभी जो मैं कभी भी जो भी स्टोरी बताता हूं उसका वास्तविकता के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। सर हमको समझा नहीं, मतलब क्या है, मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि मैं जो आपको स्टोरीज एग्जांपल दूंगा वो रियल वाली नहीं होती है, हाइपोथेटिकल होती है, जो मैं स्टोरी खुद बनाता हूं। तो मेरी एक कंपनी है जो एक्चुअल में है नहीं, स्टोरी के लिए है। क्या है बताओ? एमबी फूड्स लिमिटेड मेरी एक कंपनी है ना। वहां पे दोस्तों मैं बेचता हूँ बिस्किट, चिप्स, है ना, केक वेक, ये सब चीजें, खाने की आइटम सब बेचता हूं मैं इस कंपनी में, है ना। इसका जो कोर बिजनेस है वो क्या है बताओ? हमारा फूड का है कोर बिजनेस। क्या बताओ? फूड का है कोर बिजनेस। और इसका सीईओ कौन है भैया, बताओ जल्दी से, इसका सीईओ कौन है? इस कंपनी का सीईओ कौन है? मैं हूं दोस्त, मैं हूं इसका, है ना। यस,
अरे अभिनव जी 95 जरूर आएंगे आपको, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। राइट, चलिए। हाँ हाँ, तो मेरी बात सुनना। अब ना इनकी ना बोर्ड मीटिंग चल रही है, आपको मालूम है ना बोर्ड मीटिंग होती है, आपने सीए कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, है ना, बोर्ड मीटिंग चल रही है। देखो ये जो है ना, तो यहाँ पे देखो एकदम हमारा ना एकदम कूल है, हमारा एनवायरनमेंट एकदम कूल होता है, कूल है ना, सब चिल में आते एकदम आराम से, देखो कैसे बैठे सब, ये तो शॉर्ट्स में आया बंदा अपना, है ना, मीटिंग में शॉर्ट्स में, बताओ, है ना। तो ये जो है मेरे दोस्त, क्या है, मीटिंग चल रही है। और जो है आपके प्यारे एमवी सर बोलते हैं कि देखो दोस्तों, प्लीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लीज लिसन, हमको ना अभी सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में भी एंटर करना है, इसमें एंटर करना है, हमको ना सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में भी एंटर करना है। अरे हम कब से हमारा फूड 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 बेच रहे हैं, अरे ये चिप्स बिस्किट, ये इसके साथ जनरली बच्चों को, लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक भी अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस भी स्टार्ट कर दे। हम भी हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जिसका नाम है दोस्तों, देखो बहुत मजा आएगा। क्या आपने कोका कोला सुना है, बताओ, क्या आपने कोका कोला सुना है, जल्दी बताइए, क्या आपने कोका कोला सुना है, प्लीज बताइए, जल्दी बताइए, क्या आपने कोका कोला सुना है, जल्दी बताएं। हाँ सर, क्या बातें कर रहे हो यार, कोका कोला नहीं सुनेंगे क्या, बताओ 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 जल्दी। यस, हाँ सर सुना है। वैसे ही हम ना एमवी ओला ब्रांड एमवी ओला स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या स्टार्ट करना चाहते हैं बताओ जल्दी से, एमवी ओला स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। और इसका जो है हमने स्लोगन भी सोचा है, ओला रे ओला एमवी ओला, ऐसा हम सॉफ्ट ड्रिंक करने वाले हैं लॉन्च। क्या फील आ रहा है आपको, क्या फील आ रहा है, ऐसा एमवी सर बोलते हैं यहाँ पे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब जो है मेरी बात सुनना, है ना हाँ मनोज कुमार जी, हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको ज्वाइन करें, वहां पे नोट शेयर करवा दूंगा मैं, ठीक है, वहां पे नोट शेयर करवा दूंगा। अब देखिए देखिए, हमको ना बिजनेस करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना। तो जब एमवी सर बोलते हैं कि यार एमवी ओला हमको लॉन्च करना है, तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं यार सर क्या पर हमको इस बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं। अरे सर आप बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स को देखो, कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है सर आपके, देखो कितना हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अरे सर कोका कोला, पेप्सी कितना फेमस है सर, इसमें आप आपका एमवीओला लेके आएंगे तो कौन खरीदेगा, सिर्फ हमारे बाहुबली टीम के बच्चे खरीदेंगे, है ना। आप खरीदोगे कि नहीं, सच सच बोलना यार, दिल पे हाथ रख के, आप खरीदोगे क्या एमवीओला, प्लीज बताइए, है ना। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कि सर हम ना एमवी ओला जो है वो कहां बिकेगा सर, इतना हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कोका कोला पेप्सी, हर सर समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे सर। अच्छा चलो अब समझ, फिर मैं उनको बहुत समझाता हूं कि यार देखो इतना मेरे को ज्ञान मत बांटो, समझे ना, इतना ज्ञान मत बांटो, मैं पढ़ के, मैं पूरा एनालिसिस करके आया हूं, मेरे को मालूम है कि करना चाहिए लॉन्च करके, तो मैं कैसे जैसे तैसे करके उनको कन्विंस करता हूं। बाद में बात आती है, चलो ठीक है सर हम मान गए कि आपको लॉन्च करना है प्रोडक्ट, हम मान गए सर लॉन्च करना है, सर अब आप बताओ हम कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, मशीन को यूज करके बनाए या लेबर को यूज करके बनाए। तो भैया जो सस्ता पड़ता है वो वाला चुन लेना, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपको सस्ता पड़ता है वो चुन लेना, ठीक है। आगे देखिए जल्दी से, आगे देखिए, खरीदेंगे सर, सब बोल रहे सर खरीदेंगे, क्या बात है। फिर बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, हमने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चुन लिया, अब हमको नया अगला डिसीजन लेना पड़ता है कि सर अब हम बताओ हम कहां से हमारे इनपुट्स को खरीदे। इनपुट्स क्या होते हैं मुझे बताओ, एमवी ओला बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ, मुझे वाटर लगेगा, है ना, मुझे फ्लेवर्स लगेंगे, है ना, फ्लेवर्स लगेंगे, और क्या लगेगा, मुझे बॉटल लगेगी, बॉटल में भर के दूंगा ना, ऐसा हाथ में दूंगा क्या, हाँ आओ आओ एमवी वाला ये लो हाथ में पियो, ऐसा थोड़ी दूंगा, बॉटल में दूंगा, तो बॉटल भी मेरा इनपुट हो जाएगा, है ना, बॉटल या कैन में दूंगा, है ना, वो भी इनपुट हो जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, है ना, एडिबल वाले जो खा सकते हैं वैसे केमिकल्स होंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, है ना। तो क्या होता है ये सारी चीजें, तो मैं इनपुट्स को कहां से खरीदूं और क्या क्या प्राइसेस पे खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरा अगर प्राइस बहुत ज्यादा, मेरे इनपुट का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ सकता है ना, तो मेरा महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट, तो मुझे कॉस्ट पे भी ध्यान देना है, तो कितने रुपयों को मैं खरीदूं इनपुट्स। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, क्या हमारे फर्म को कंपोनेंट्स को बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए। सर क्या हम जो बॉटल्स है, फॉर एग्जांपल बॉटल, सर अगर बॉटल जो है अगर वो हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे
तो हमको एक बॉटल पड़ती है 10 रुपए की। पर अगर हम बाहर से खरीदेंगे ना बॉटल को, कोई दूसरे सप्लायर से खरीदेंगे, अगर हम बाहर से बाय करेंगे बॉटल को, तो हमको समझ लो बॉटल पड़ेंगी 12 रुपए की। अब आप बताइए, आप खुद मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे बॉटल को कि आप बाहर से मंगवाएंगे बॉटल को? बताओ जल्दी से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपके जो इनपुट्स है वो आपको खुद बनाने चाहिए इन हाउस, या आपको बाहर से खरीदने चाहिए? आप बताइए क्या करेंगे? सर मैन्युफैक्चर करना सस्ता पड़ रहा है तो ये चुनेंगे। सर क्या हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सस्ता पड़ेगा क्या? नहीं, वो डिपेंड करेगा, है ना, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। जो इसमें से सस्ता पड़ेगा हम या तो खुद बनाएंगे या तो बाहर से खरीदेंगे। समझा क्या बोल रहा हूं मैं बात? प्लीज बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अब सर हमको ये तो समझ गया कि क्या लेना है, कितना लेना है। अब सर बताओ, सर कितने बॉटल प्रोड्यूस करें? मैं क्या 1 लाख बॉटल बनाऊं? मैं क्या 1 लाख बॉटल बनाऊं? मैं क्या 10,000 बॉटल बनाऊं? कितना प्रोडक्शन करूं सर? मुझे ऑप्टिमम आउटपुट कितना है वो भी तो जानना पड़ता है कि ऑप्टिमम आउटपुट हमारा कितना है। यार 96 बच्चे देख रहे हैं और 89 लाइक्स है, ऐसा चलेगा नहीं, गलत है ये बात, है ना, गलत है मेरे साथ, है ना, ऐसा मत करो। चलिए आइए इधर देखिए, हमारा अंशुल सर क्या बोलते हैं, यार शोभा को भी शोभा नहीं देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए आइए आगे देखो जल्दी से। तो हमको कितना ऑप्टिमम आउटपुट हमारा होना चाहिए वो हमको डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, अरे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे जो कोका कोला और हमारे पेप्सी वाले लोग हैं ना, हमारे जो कोका कोला और पेप्सी वाले लोग हैं वो ना 25 रुपए की एक बॉटल देते हैं। तो मैं मेरा सेलिंग प्राइस कितना रखूं मेरे एमवी ओला का, वो सोचना पड़ता है। अच्छा, मैं मेरे एमवी ओला को कैसे मार्केट में प्लेस करूं, कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करना चाहिए, कौन से होलसेलर्स कौन से रिटेलर्स के थ्रू में मेरा करूं, है ना, राइट। फिर विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस, मुझे बताओ क्या हमारा एमवी ओला जो हमारा ब्रांड है, हमारा बॉटल है एमवी ओला, ये यंगस्टर्स ज्यादा पिएंगे या हमारे ओल्ड लोग ज्यादा पिएंगे, बुजुर्ग लोग ज्यादा पिएंगे? बताओ, आपके यंगस्टर्स ज्यादा पीते हैं ये सारे हमारे कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, या हमारे ओल्ड पीपल पीते हैं? जल्दी बताओ, हमारे बताओ जल्दी से, कौन करते हैं, कौन ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमारे प्रोडक्ट को? यस, 100 लाइक्स हो चुके हैं यार, धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद। सर यूथ ज्यादा पिएगा, यंगस्टर ज्यादा पिएगा? तो मैं ये करूंगा कि हमारे जो यूथ है वो अट्रैक्ट होने चाहिए हमारे एडवर्टीजमेंट से। तो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, हर घूंट में स्वैग है पेप्सी, आहा, देखा आपने ऐसे एड्स देखे कि नहीं? फिर आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना, ऐसा सुना है कि नहीं आपने? ये क्या है, ये जानबूझ के ऐसा एडवर्टीजमेंट करते हैं कि लोग जो है ना अट्रैक्ट हो, यूथ उनसे अट्रैक्ट हो कि हाँ मुझे भी आज कुछ तूफानी करना है, लाओ 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 जल्दी लाओ, थम्स अप लाओ, मुझे भी कुछ तूफानी करना है। अरे डर के आगे जीत है। अरे मैं ना एग्जाम देने के पहले माउंटेन ड्यू पी के जाऊंगा क्योंकि डर लग रहा ना, उसके आगे जीत है ना। तो ऐसा जानबूझ के ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि लोग ज्यादा खरीदे इसको, है ना। और देखिए मार्केटिंग बजट कितना रुपीस, कितना पैसा खर्चा करूं मैं मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, वो सोचना पड़ता है। और आखिरी देखो हर बिजनेस करने के ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज होते हैं। अगर मैंने आज बिजनेस चालू किया, ऐसा जरूरी है क्या कि मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा फ्यूचर में? ऐसा जरूरी है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा फ्यूचर में? कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए अगर फ्यूचर में कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आते हैं तो उससे मैं कैसे कॉम्बैट करूं, वो भी चीज मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, अभी से प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी कि आगे अगर कुछ मुझे रिस्क या अनसर्टेनिटीज आते हैं तो उस समय पे मुझे क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है टाइम पास के लिए नहीं बताया, मेरी बात सुनना दोस्त, मैं सारी चीजें आपको काम की बता रहा हूं। इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछता है कि कौन से क्वेश्चंस पे डिसीजन लेना पड़ता है एक बिजनेस को, इस पे भी एमसीक्यू आता है। तो और आपको उसमें क्वेश्चंस दिए, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको स्टोरी बताया और स्टोरी से सारे क्वेश्चंस कनेक्ट करके आपको बता दिए ताकि आपको ये याद हो जाए। हम ऐसे स्टोरीज से आपको चीज बताएंगे, ठीक है। चलिए सर, हम तो इकोनॉमिक्स में तूफान करा रहे, बिल्कुल करोगे यार श्रद्धा जी, क्यों नहीं करेंगे, है ना। हाँ, रेडबुल गिव यू विंग्स, है ना, रेडबुल गिव यू विंग्स। आपको पता है रेडबुल का एड आया था कि रेडबुल क्या बोलता है कि इट गिव्स यू विंग्स। तो ऐसा यूएसए में एक बंदे ने केस कर दिया रेडबुल कंपनी पे कि मैंने ना रेडबुल पिया लेकिन हमारे विंग्स आए नहीं। ऐसा सच बोल रहा हूं मैं, ऐसा सच बोल रहा हूं कि उन्होंने केस किया कि तुम तो एड में बोलते कि विंग्स आते और हमको तो आए नहीं। ऐसे भी हरकतें करते लोग, बताओ।
है ना, भावनाओं को समझते नहीं है ना, भावनाओं को समझते नहीं है ना। चलिए जाने दो, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, आपने इस स्टोरी में क्या नोटिस किया कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। और इसीलिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि हमारे सामने दो या दो से ज्यादा मल्टीपल रास्ते हैं कुछ चीज को करने के लिए, और उन रास्तों में से मुझे किसी एक रास्ते को चुनना होता है, उसको बोलता हूं डिसीजन मेकिंग। कि देखिए, सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव from the most that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action। इस पे भी एमसीक्यू आता है ना, हाँ इस पे भी एमसीक्यू आता है। क्या एमसीक्यू आता है, आपको बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कितने ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो एक रहता है ऑप्शन ओनली वन ऑल्टरनेटिव, ओनली वन ऑल्टरनेटिव, और फिर दूसरा रहेगा टू और मोर। क्या चुनेंगे बताओ, मुझे बताओ। अगर आपके सामने कोई चीज करने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, तो उसमें डिसीजन लेना पड़ता क्या, अरे यार मैं कौन सा तरीका चुनूं। अरे बेटा जब एक ही रास्ता है तुम्हारे सामने तो काय का डिसीजन, मतलब कि जब आपके सामने कोई चीज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसमें डिसीजन की तो कोई बात ही नहीं होती। हमको हमेशा टू और मोर, जब हमारे सामने ऑल्टरनेटिव्स होंगे तभी तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि कौन सा उसमें से चुनूं। तो आंसर इसका आता है टू और मोर। मैं आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करवा दे रहा हूं, जो जो मुझे याद आ रहा है इसमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में एमसीक्यू है, एक्चुअल में एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखें नेक्स्ट। तो हमारे डिसीजन मेकिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है मैं फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करता हूं कि मेरे जो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा फिजिबल है, कौन सा चीज करना पॉसिबल है, वो देखता हूं। उसके बाद हम एक रैशनल जजमेंट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है और हमने जो ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया है उसके ऊपर हम एक रैशनल जजमेंट, रैशनल मतलब क्या, सोच समझ एक जजमेंट लेंगे, और फाइनली हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को फाइनली चूज कर लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमको इकोनॉमिक्स में चॉइस करना पड़ता है हमेशा? क्यों? क्योंकि वांट्स हमारे हैं अनलिमिटेड और हमारे रिसोर्सेस क्या है बताओ, हमारा रिसोर्सेस क्या है, ये है लिमिटेड। कैसे मैं हमारे लिमिटेड रिसोर्स को कहाँ कहाँ एलोकेट करूं, वही तो मुझे चूज करना पड़ता है। वैसे ही बिजनेसेस में भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। ये क्या है, ये हमारे इनपुट्स है, फैक्टर्स और प्रोडक्शन है। ये भी तो हमारे लिमिटेड है एज कंपेयर टू आवर वांट्स। इसीलिए हमको बिजनेस में भी चॉइस करना पड़ता है, बिजनेस में भी चॉइस करना पड़ता है। समझा क्या बोल रहा हूं, प्लीज बताइए। नेक्स्ट, तो अब हमारी बात आ जाती है दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैंने क्या बोला था कि देखो देखो हमारे बिजनेस में भी, क्या मुझे बताओ, क्या सबका बिजनेस, जैसे समझ लो मैंने कल मेरा एमवी ओला स्टार्ट किया, मैंने एमवी ओला बॉटल स्टार्ट किया बेचना, क्या अगले दिन से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा? क्या बताओ, क्या अगले दिन से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? जल्दी बताइए। मैं मेरे एमवी ओला को पूरे वर्ल्ड वाइड बेचना चाहता हूं, क्या एक दिन में सब चीजें हो जाएंगी? बताओ, क्या एक दिन में सब चीजें हो जाएंगी? जल्दी बताइए, क्या ऐसा होता है क्या? हमारे बिजनेस में भी हमारे वांट्स होते हैं अनलिमिटेड, पर उनको पूरा करने के लिए जो आपको रिसोर्सेस लगेंगे, जैसे कि क्या, आपके इनपुट्स, जैसे कि क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे जो इनपुट्स हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं, इसके कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। तो हम बिजनेस में भी हमारे साथ यही हरकत होती है। सर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस में सर जब ये प्रॉब्लम होंगी ना, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स की, सर तो क्या करूं, क्या करूं, इस दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करूं सर? एक काम करो, अरे हम इकोनॉमिक्स में यही तो पढ़ते हैं, अरे हम इकोनॉमिक्स में यही तो पढ़ते हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करेंगे। मतलब कि एक काम करो ना, ये जो हमारा बिजनेस का जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में इस इकोनॉमिक्स के फंडे लगा दो। इकोनॉमिक्स के जो फंडे हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करेंगे, कौन से तरीके यूज करेंगे,
इसको इस प्रॉब्लम बिजनेस प्रॉब्लम में लगा दो। तो जब हमारा इकोनॉमिक्स के फंडे हम बिजनेस प्रॉब्लम्स में लगा देते हैं, जब इन दोनों का मिलन होता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? प्लीज बताइए। इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। द इंटीग्रेशन ऑफ या अप्लाइंग द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू बिजनेस प्रैक्टिसेस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझा क्या बोल रहा हूं? वाह सर, देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना, बैठ जाना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेस। देखो मेरे बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम होता है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन हमारे वांट्स बहुत सारे हैं। मतलब बिजनेस में भी मुझे यही चीज करना पड़ रहा है कि कैसे मैं एलोकेट करूं लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में। एक काम करो ना, हम इकोनॉमिक्स में यही तो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में यही तो फंडे पढ़ते हैं कि कैसे हम इसको एलोकेट करेंगे। एक काम करो, इकोनॉमिक एनालिसिस को, इकोनॉमिक थियरी को बिजनेस के डिसीजंस में, बिजनेस के प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझा गया? अब देखिए आगे, आगे देखिए, इसको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मैनेजर्स, हमारे बिजनेस में मैनेजर्स जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं मोस्टली। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स के फंडों को एक्चुअल में यूज करके बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। जो मैंने बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस, राइट। आगे देखिए, है ना, हम जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम हमारे इकोनॉमिक थियरी को अप्लाई करते हैं बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में। समझा? तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। सर आप तो सर मजाक मजाक में पढ़ा दे रहे हो पूरा इकोनॉमिक्स। अरे यार अभिनव जी, ये तो बस शुरुआत है। अरे बीसी के चैप्टर 3 आपको पता है क्या? बीसी के चैप्टर 3, अरे आपको प्यार हो जाएगा बीसी के चैप्टर 3 से। मैं आपको प्यार करवा दूंगा बीसी के चैप्टर 3 से। इतने धांसू ट्रिक्स, इतने धांसू समरी बनाई हुई है, आप बोलेंगे सर बीसी के चैप्टर 3 से अब तो हमको डर नहीं लगता। समझ में आ रही मैं बात क्या बोल रहा हूं? यस, चलिए आइए आइए दोस्त, आगे देखिए, आगे देखिए। तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, अच्छा मुझे बताओ, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम हो रहा है उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं थियरी को, इकोनॉमिक थियरी को। तो वैसे तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा रिलेटेड होता है, लेकिन मुझे बताओ, क्या बिजनेसेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं? क्या बिजनेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्या? बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। सागर सिंह जी, बीकी सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। कुछ चैप्टर्स अक्की सर पढ़ाएंगे, अखिलेश डागा सर पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ये सारे चैप्टर्स बीसीके के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और चैप्टर नंबर 1, 5 और 6 ये चैप्टर्स आपको कौन पढ़ाएंगे? आपके प्यारे अक्की सर पढ़ाएंगे, ठीक है, आपके प्यारे अक्की सर पढ़ाएंगे। इसमें भी चैप्टर 3 में 4-5 कंपनीज के बारे में आपको अक्की सर बताएंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे। ओके, यस। और कुछ मुझे बताइए, और कुछ। 6:30 को एमसीक्यू क्लास रहेगा, ठीक है, ऐप पे। और देखिए आगे, देखिए जल्दी से आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। और मुझे बताओ, हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो क्या सिर्फ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई हुआ क्या? अरे यार, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी तो यही प्रॉब्लम होता है, यहां पे भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, यस। आगे देखिए, हम इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो होता है क्या? जहां पे हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा याद रखना, आई फॉर इंडिविजुअल एंड ए फॉर एग्रीगेट। जहां पे हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स।
पर जहां हम इकोनॉमी एज अ होल एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एनालिसिस करते हैं इकोनॉमी एज अ होल का, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ यूनिट्स का हम करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, यस। तो देखिए अब यहां पे भी एमसीक्यू आपका, यहां पे भी एमसीक्यू बनता है। अच्छा, और एक एमसीक्यू आपको बता दूं दोस्तों, एमसीक्यू आता है इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स या विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विथ द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है कि हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेस, कि इंडिविजुअल यूनिट्स कैसे डिसीजंस लेते हैं अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करने के लिए, है ना, वो क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस पे एमसीक्यू आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सब माइक्रो टिक मारे कि मैक्रो टिक मारे, माइक्रो में आता है वो चीज, समझा। सर आप मस्त पढ़ा रहे हैं, मजा आ गया, थैंक यू सो मच यार हशीमा जी, हशीमा जी थैंक यू सो मच, है ना। और मैं तो यहाँ पे अंशुल अग्रवाल सर, हमारे अखिलेश डागा सर, निशांत कुमार सर, हमारे सारे स्वाति मैम, हमारे इंद्रेश सर, प्रणव सर, उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे टीम में एक्सेप्ट किया। राइट, अखिलेश सर ने बहुत प्यार दिखाया, उन्होंने भी हमको पूरा गाइड किया, सब हमने साथ में मिलकर भी स्ट्रैटेजी बनाई आपके लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ यार, मतलब आप, ये आपकी जो बाहुबली टीम है वो आपको पढ़ाते तो अच्छा है ही, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन यार देखो कि देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप एक ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, आप एक कैसे ह्यूमन बीइंग हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ यार, जबरदस्त लोग हैं, मैं आपको मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है हमारी टीम के लिए। राइट, जबरदस्त है यार वो, मतलब इंसान भी इतने जबरदस्त है, सारे लोग पूरे हमारी टीम के। राइट, और टीचर्स भी जबरदस्त हैं, और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया इसमें, आप बच्चों ने हमें एक्सेप्ट किया इस हमारे किस में बताओ, हमारे यहाँ पे इस चैनल पे, उसके लिए थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। यस, और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको पढ़ा के दूं, ठीक है, बेस्ट वे में। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें यार, हर एक चीज हमने बनाई है, तो प्लीज थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। राइट, यस, चलिए चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक बार ये बस देख लीजिए, हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, है ना, फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है कि हमारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन का क्या प्राइसेस है, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, तो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ यूनिट्स की बातें करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, तो हमारे इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, वहां पे फर्म्स कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग मार्केट में। देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की, कहां पे हमारा इंडस्ट्री लोकेट होना चाहिए, कहां पे उसका लोकेशन होना चाहिए, ये बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, कि टोटल में कितना प्रोडक्शन हुआ है ना, जीडीपी। यस, यस सर, हमारे टीचर्स सब जबरदस्त है ना। अच्छा, जबरदस्त, यस सर, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी वेरी मच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गणपत जी। चलिए, तो आगे देखिए, सर क्लास कब तक चलेंगे, अभी बस 10 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है, 10 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी, क्योंकि 10:30 बजे बाद में हमारे प्यारे इंद्रेश गांधी सर आएंगे, है ना। तो मैं भी नागपुर से हूँ, इंद्रेश गांधी सर भी नागपुर से हैं, तो हम हमारे बाद जस्ट बाद हमारे नागपुर नागपुर वालों को साथ में रखा है, तो पहले हम आएंगे नागपुर वाले, बाद में इंद्रेश सर आएंगे, आपके आईजी सर आएंगे, है ना। तो ये आपका जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका जो ऑन वो होता है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड की जो बातें होती है वो सारी आती है इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आपका एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, आपका जो एक्सचेंज रेट कम ज्यादा होता है डॉलर रुपीज का। देन आपका ओवरऑल लेवल, देखो ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आया तो माइक्रो को टिक मारते, नहीं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है कि ओवरऑल लेवल की सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कितना है आपके कंट्री में, एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी कहां आता है बताओ, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। यस, चलिए आगे देखिए, हाँ चलिए आगे देखिए। अब आता है दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक आज के दिन का, जो कि क्या है बताओ, हमारा आखिरी टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। राइट, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर मतलब क्या होता है, नेचर मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, एक बात होती है दोस्तों आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्या होता है बताओ आपका, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है आपका नेचर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है
कि कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मतलब क्या है, मेरी बात सुनना। जैसे कि है एक है सोनी, एक है लड़की जिसका नाम क्या है, सोनी। सोनी को ना शादी करनी है, तो उसको पूछा जाता है कि तुझे कैसा लड़का चाहिए। मतलब वो बता रही है कि कैसा होना चाहिए उसका लड़का, जो भी उसको शादी करनी है। तो वो बोलती है कि वो कैसा होना चाहिए, टॉल, डार्क एंड हैंडसम होना चाहिए। ऐसा कौन बोलती है बताओ, आपकी सोनी बोलती है। अब बात समझे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन उसको जब मिलता है लड़का तो उसकी हाइट थोड़ी कम होती है ना, वो गोरा गोरा होता है, डार्क नहीं होता है ना, और हैंडसम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ये हो जाएगा कि वो एक्चुअल में कैसा है। तो कैसा है, तो नेचर क्या होता है कि कैसा है कोई चीज, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि कैसा होना चाहिए। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप बात समझिए, फील आ रहा है या नहीं, प्लीज बताइए नीचे चैट बॉक्स में। फील आ रहा है या नहीं, प्लीज बताइए जल्दी से, फास्ट फास्ट बताइए। हाँ, यस। चलिए, तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है। सबसे पहले आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, या जैसे साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, वैसे बिजनेस में भी हम देखते हैं। बिजनेस में भी हम बहुत सारे डिसीजन साइंसेस जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स यूज करते हैं, है ना। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की एक ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं। समझा क्या बोल रहा हूं। अब साइंस में जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में पहले कोई प्रॉब्लम होता है और उस पर हम फिर इकोनॉमिक प्रिंसिपल लगाते हैं। तो कोई कॉज हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, उस पर फिर कोई हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल लगा देंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ये कहां होता है बताओ, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत साइंस की तरह है बोल रहे हैं। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या है, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बातें करें कि वो अपना प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम जो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आपको जो है ये नहीं भूलना है कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो एनालिसिस पे भी डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है उसको एक्सटर्नल फैक्टर भी अफेक्ट करता है। हम बीसी के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस को एक्सटर्नल फैक्टर भी अफेक्ट करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेनी पड़ेगी कि एक्सटर्नल फैक्टर जो इकोनॉमी एज अ होल के जो फैक्टर्स है वो मुझे कैसे अफेक्ट करते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स वैसे तो इट इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द टूल्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। क्या ये बात आपको समझ में आ रही, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। देखिए, अगर आपने बोला कि बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस कर रहा है तो वो माइक्रो हो जाएगा, क्योंकि आप एक सेक्टर का कर रहे हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ यूनिट्स का, कोई सेक्शन ऑफ पीपल का आप करते हैं, वो हो जाएगा माइक्रो। लेकिन आप जब इकोनॉमी एज अ होल की बातें करते हैं तब आपका मैक्रो आता है। ठीक है, यस यस, प्लीज बताएं। यस, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। ओहो, आर्ट है सर, आर्ट की तरह है आर्ट। आर्ट में क्या होता है, हम क्या करते हैं आर्ट में, हम ना कुछ तो भी ड्रॉ करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, उसको भी बोलते हैं आर्ट। अच्छा, जैसे हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह हैं, वो भी जब एक्टिंग करते हैं लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं ना, कुछ तो टाइम पास करता है एक्टिंग, लेकिन वो भी क्या एक आर्ट होता है। आर्ट में क्या करना पड़ता है कि आपको जो चीजें आती हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है। मुझे बताओ, मुझे ना ड्राइंग करना अच्छा लगता है, क्या अपने आप ड्राइंग हो जाएंगी, क्या अपने आप स्केच बन जाएगा, मुझे एक्चुअल में प्रैक्टिकली स्केच बनाना पड़ेगा। जैसे आर्ट में हम प्रैक्टिकली चीजों को करते हैं, हमारे स्किल्स को प्रैक्टिकली यूज करते हैं, वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बताओ, हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो यहां पे भी हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। आपने इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 पढ़ा होगा,
कि वहां पे हम अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट में कैसे कैसे रिसोर्सेस एलोकेट होते हैं, वो भी चीज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। देखो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, प्योरली थियोरेटिकल है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, जिसका रियल लाइफ से कोई उतना संबंध नहीं, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऐसा होता है कि हम ना यहाँ पे बहुत सारे अनरियलिस्टिक अजम्पशन लेते हैं। मुझे बताओ, लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कि बोले डिमांड के जो प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर है उसको कांस्टेंट समझो। आप कैसा पकड़ के रख सकते क्या, कंज्यूमर को, इनकम को पकड़ के रखो, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज को पकड़ के रखो, चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा होता क्या, ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। ऐसा माइक्रो इकोनॉमिक्स में अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेते हैं। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स दोस्तों प्रैग्मेटिक होता है, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, इसलिए हमारा प्रैग्मेटिक इन अप्रोच होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में मल्टीपल सब्जेक्ट्स का, मल्टीपल डिसिप्लिन का यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, राइट। आगे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है, बस 5 मिनट में लेक्चर को एंड कर देंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है कि यहां पे वो बताता है कि क्या है, वो करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। कौन, आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैंने बोला कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने अगर ऐसा बोला, मुझे बताइए क्या मैंने यहां पे ऐसा बोला क्या कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होना अच्छी बात है, या प्राइस जब बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर गिरेंगी तो अच्छी बात होंगी? क्या मैं यहां पे कोई वैल्यू जजमेंट दे रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं, मैं सिर्फ यहां पे बता रहा हूं कि क्या है, व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, व्हाट इज की बात चल रही है ना। तो ये आपके सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपके सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, यहां पे आप वैल्यू जजमेंट्स होता है, यहां पे आप बताते हैं कि क्या करना अच्छा होगा पूरे सोसाइटी के लिए, क्या करना अच्छा होगा, वेलफेयर कंडीशंस की बातें करते हैं, कंसिडरेशंस होते हैं यहां पे हम बताते हैं व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला होगा। व्हाट शुड बी आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। मुझे बताइए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको क्या देता है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। क्या देता है बताओ, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए ये दवाई लेना, आपको प्रिस्क्राइब करता है कि क्या करना चाहिए। वैसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी प्रिस्क्राइब करता है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं बताओ। ये सब एग्जाम्पल से फील आता है या नहीं आता है, मुझे बताना है जल्दी से, फास्ट। क्या फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बताइए, फास्ट। यस। तो वैसे तो हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो जनरली नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम में कौन सा इकोनॉमिक थियरी लगाना चाहिए। हम यहां पे प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं, है ना, सजेस्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। लेकिन हमारे बिजनेस को एक्सटर्नल फैक्टर भी तो अफेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ने के लिए मुझे पॉजिटिव इकोनॉमिक थियरी का भी मदद लेना पड़ेगा। समझा, समझ में आ रही बात है। इसीलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में वैसे तो वो ज्यादा एम्फसिस, ज्यादा इंपॉर्टेंस नॉर्मेटिव साइंस को देता है, नॉर्मेटिव साइंस को देता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को असेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए मुझे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की भी मदद लेनी पड़ती है। क्या आपको फील आ रहा है अंदर से? प्लीज बताइए मुझे जल्दी से, प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। यस, क्या आपको फील आ रहा है, जल्दी से बताइए। यस,
130 लाइक्स हो चुके हैं यार। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट, है ना। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एक बार वापस बता दो, बोल रहे क्या होता है यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसा हमारे इकोनॉमिक्स साइंस में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम दो केमिकल को मिलाते हैं तो नया केमिकल बनता है। जब हम दो केमिकल को मिलाते हैं तो नया केमिकल बनता है ना, साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वैसे ही यहां पे भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इकोनॉमिक्स को लगा दे रहे हैं। कोई कॉज हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम लगा रहे हैं। यहां पे भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूज करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। समझा क्या बोल रहा हूं? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम कब देखेंगे? परसों देखेंगे। परसों की डेट है हमारी, क्या बताओ? परसों की डेट है हमारी 24 दिसंबर, राइट। परसों की डेट है हमारी, क्या बताओ? 24 दिसंबर। जरूर 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 क्या करें, आप आइए क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। ये हमारा शेड्यूल है, मैं आपको बता दूं एक बार लास्ट बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको हमारा शेयर भी करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, हमने क्या किया मालूम है? आप ना यहाँ पे जैसे ही आपको जो दूंगा ना मैं पीडीएफ, उसमें ना यहाँ पे क्लिक करोगे तो अनअकैडमी सी फाउंडेशन चैनल खुल जाएगा। अब यहां पे क्लिक करोगे तो अखिलेश सर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहां पे क्लिक करोगे तो मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा अनअकैडमी ऐप पे। समझ में आ रहा है? यस। तो ऐसा मैंने पीडीएफ बनाया है, ठीक है। यस, मुझे जरूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगता है। थोड़ा बताइए कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा है। जरूर मुझे फॉलो करें, अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करें। यस, मुझे फॉलो करने की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमारे शॉर्ट सक्सेस बैच में मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। स्पेसिफिकली हमने ऑप्ट आउट बच्चों के लिए चीज लाई है, तो जरूर 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 अपना पूरा प्यार दे इस बैच को। एंड साथ ही साथ एमबी सर कूपन कोड यूज करें अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो। यस, एमबी सर कूपन कोड यूज करना है जहां पे भी हो। एमबी कुछ भी हो, आपको जब भी लेक्चर देखना है, अगर नया यूजर कोई आता है अनअकैडमी ऐप पे तो एमबी सर कूपन कोड यूज करें। डिस्काउंट के लिए एमबी सर कूपन कोड यूज करें। हर जगह एमबी सर एमबी सर एमबी सर कोड ही यूज करें, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज। और मैं आखिरी चीज बस मेरी सुन लीजिए, मैं हमेशा एंड में एक चीज बोलता हूं। थैंक यू सो मच राणा जी, थैंक यू सो मच पायल, थैंक यू सो मच निमिषा। आखिरी चीज बस मेरी एक लास्ट बात सुन लीजिए कि मैं हमेशा जब भी लेक्चर एंड करता हूं, कोई भी मेरा लेक्चर देखे, कोई भी यूट्यूब पे हमारे अनअकैडमी में कोई भी लेक्चर देखे, मैं हर लेक्चर में एंड में बोलता हूं कि देखे, अपना ख्याल रखे, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखे, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना सैक्रिफाइस किया है आज तक। बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस लगता है तब जाके आपकी ऐसी लाइफ वो आपको दे पाए हैं। तो प्लीज आप उनका कभी भी उन्होंने जो आपके लिए किया है वो आप कभी भी पे बैक कर ही नहीं सकते। कुछ भी आप कर लो, कभी भी पे बैक नहीं कर सकते। लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप आपकी पढ़ाई अच्छे से करें। आपके हाथ में आपकी पढ़ाई है, प्लीज पढ़ाई अच्छे से करिए। आप सीरियस रहिए इस चीज के लिए, सीए फाउंडेशन के सीरियस रहिए, जान लगा के पढ़ाई करें यार। आपको सीए आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए बनना है। प्लीज प्लीज यार, ये अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने देना है। आपको ये दूसरी दूसरी आपको क्या मिले, दूसरी जिंदगी मिली है, दूसरा जीवन दान मिला है जनवरी 21। इस जीवन दान को प्लीज वेस्ट मत जाने दीजिए। और हम आपके लिए पूरी मेहनत करें। आप देखिए यार, पूरी टीम मेहनत कर रही है आपके लिए, बस आपको मेहनत करना बाकी है। जरूर मेहनत करें ऐसे ही, और मुझे पता है आप सब मेहनत करते भी हैं। यस, पॉजिटिव साइंस एक्सटर्नल से कैसे रिलेटेड है, मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। एक बार लास्ट चीज मेरी सुन लीजिए, पॉजिटिव साइंस कैसे एक्सटर्नल से रिलेटेड है मुझे पूछा जा रहा है। सुनिए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात। मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, है ना। मुझे बताइए कि मुझे ये देखना है कि कंट्री का नेशनल इनकम कैसा है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में कि जब नेशनल इनकम बढ़ता है तो हमारे गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। जनरली हायर द नेशनल इनकम हायर द डिमांड। अब नेशनल इनकम को जानने के लिए कि कितना है, व्हाट इज द नेशनल इनकम, मुझे जानना पड़ेगा ना, व्हाट इज द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम तो मैक्रो एनालिसिस का फैक्टर है, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर है। और मुझे बिजनेस के प्रॉब्लम के लिए जानना है, मुझे जानना है मेरे फ्यूचर डिमांड क्या रहेगी, मुझे अभी करंट डिमांड कितना अफेक्ट होगा, मुझे जानना है कि व्हाट इज द नेशनल इनकम। तो इसलिए मुझे यहां पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यूज करना पड़ता है। क्या समझा? क्या जिसने भी पूछा है मुझे प्लीज बताएं, प्लीज बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए।
यस सोनाली जी, आपको समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस, चलिए। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आखिर अभी इंद्रेश सर आएंगे 5-6-7 मिनट में, ठीक है। कल हम ट्राई करेंगे कि 1 घंटे में एंड कर दे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द हमारे परसों के लेक्चर में, राइट। हमारे परसों के लेक्चर में मुझे फॉलो करके रखा है अकेडमी ऐप पे, सारी चीज़ें आपकी हम करवा देंगे, ठीक है। आग लगा दे के आएंगे सर एग्जाम्स में, एंड बीसी के चैप्टर 3 आप अच्छे से करवा दीजिए, बस वही वो नहीं आता, अरे अभिनव जी वो भी करा देंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा सारा हमारा शेड्यूल हम शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय।